हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम ज़्यादा बातें ना करेंगे और सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपको इसमें दिख रहा होगा कि 2023 का मॉडल पेपर है, 2023 का, और कक्षा 10वीं का है। तो आपको सब चीज़ दिख गया होगा। तो हम सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और सीधे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले हमने साइंस का 7-8 वीडियो अपलोड कर दिया है। हर रोज़ किसी न किसी विषय का हम वीडियो अपलोड करते हैं। किसी न किसी मतलब कि विषय का हर रोज़ वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप लोग नहीं देखते होंगे तो उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि 2023 का मॉडल पेपर है ये, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्योंकि बिहार बोर्ड की परीक्षा में आपको अच्छे मार्क्स लाना है, मतलब कि 400 प्लस अंक आपको लाना है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को 50 में 50 आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको 50 में 50 बनाना होगा, तब आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हम पहले प्रश्न की ओर आते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आप तक वीडियो पहुंच पाएगा। किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? किसी लाल तप्त आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा होता है। यानी कि किसी लाल तप्त लोहा पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? तो Fe3O4 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी Fe3O4 यानी कि आयरन ऑक्साइड। Fe3O4 यानी कि आयरन ऑक्साइड, इसका नाम हो गया Fe3O4 का आयरन ऑक्साइड। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.0 से 7.8 तक। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7.0 से 7.8। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7.0 से 7.8। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में यानी कि खून में रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में शर्करा का नियंत्रण इंसुलिन करता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन या आयनिक यौगिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CaCl2। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। CaCl2 एक आयनिक यौगिक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न 2023 के मॉडल पेपर प्रश्न है। तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि अगर 50 में 50 आप बना लेते हैं तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव में 50 ले आएंगे तो सब्जेक्टिव में ज़रूर है कि अगर 30-40 नंबर भी ले आते हैं तो 80 यानी कि 80-90 नंबर आप ले आएंगे हर विषय में। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? तो जो सोना होता है, गोल्ड, इसमें गोल्ड लिखा हुआ है, गोल्ड का मतलब ही सोना होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो कि सोना होता है वह ऑक्सीजन यानी हवा से अभिक्रिया नहीं करता है। तो आप सभी को मतलब कि आप सभी ने देखा होगा कि सब जो गले में चेन पहनता है, जो आभूषण पहनता है, वो सभी सोना का बना होता है, क्योंकि वह हवा से अभिक्रिया नहीं करता है। अगर आप सोना का मतलब कि आप अगर लोहा का पहन लीजिएगा तो आपको जहाँ भी पहनिएगा वहाँ घाव हो जाएगा। लोहा क्योंकि हवा से संयोग करता है, लोहा हवा से संयोग करता है। और गोल्ड यानी सोना होता है कि हवा से संयोग नहीं करते, यानी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। इसीलिए जो आभूषण होता है यानी सब सोना का ही पहनते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे निवेदन है कि आप लोग मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि
वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 की गैस की उपस्थिति है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है, वही पूछा गया है कि CO2 वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है, तो हो जाएगा आपका 0.003%। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी 0.03%। सभी बातों का आपको नोट करना है और इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब कि सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, इसका प्रयोग बैटरी के पानी के रूप में भी किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। और सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, H2SO4। आपको ध्यान में रखना है कि बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी कई सब वीडियो में मतलब कि परमाणु संख्या से पूछा जाता है। सब वीडियो में मैंने परमाणु संख्या कम से कम 20 तक आपको याद रखना चाहिए परमाणु संख्या। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 3 होती है, आपको ध्यान में रखना है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त सारणी में कितने आवर्त जो होते हैं कि क्षैतिज पंक्तियां, क्षैतिज बोले तो गिरा हुआ मतलब रहता है, इस प्रकार से जो रहता है इस प्रकार से बना हुआ रहता है, इसे ही क्षैतिज कहते हैं। तो आवर्त सारणी में जो इस प्रकार से जो बना रहेगा, इस प्रकार से जो स्तंभ बना रहेगा वो उदर्ग स्तंभ होता है। और जो नीचे की तरफ ऐसे गिरा हुआ रहता है, ऐसे गिरा हुआ, वो क्षैतिज पंक्तियां होता है। वही पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त जो होते हैं क्षैतिज पंक्तियां में होते हैं, तो 7 होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के जगह उदर्ग स्तंभ पूछ लेता है कि उदर्ग पंक्तियां कितने होता है, तो 18 होता है। तो आपको दोनों बात ध्यान में रखना है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां 7 होता है और उदर्ग पंक्तियां कितना होता है, तो 18 होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आपका अगला कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम है। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कहिए हेमीहाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट कहिए या हेमीहाइड्रेट कहिए, इसका अन्य नाम क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोले तो कैल्शियम सल्फेट होता है, इसका दूसरा नाम कैल्शियम सल्फेट या हेमीहाइड्रेट भी इसे कहते हैं या अर्धहाइड्रेट भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि कैल्शियम सल्फेट का ही दूसरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस या हेमीहाइड्रेट। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या से 100% आपको प्रश्न पूछे जाए परमाणु संख्या से, यानी कि 1 से 20 तक आपको परमाणु संख्या याद करके रखना है। इसमें पूछा है कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 8 होता है। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। लेकिन आपको कम से कम 20 तक ऑक्सीजन का मतलब कि परमाणु संख्या 20 तक आपको याद करके रखना है। मैं आपको बता रहा हूँ 20 तक परमाणु संख्या आपको नोट कर लेना है। मैं 1 से 20 तक परमाणु संख्या आपको बोल रहा हूँ, आपको नोट कर लेना है, क्योंकि इससे 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, जो कि अभी मैंने बताया ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु संख्या। फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17,
आर्गन का 18 और पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20 परमाणु संख्या होता है। मैंने 1 से 20 तक आपको परमाणु संख्या बता दिया है, क्योंकि इससे 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इसे नोट कर लेना है। वीडियो को रोक कर अब नोट करते हुए चलिएगा। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, एक पिकोमीटर, पीएम का मतलब इसमें लिखा हुआ है पिकोमीटर, तो एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10 के पावर -12 के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10 के पावर -12 मीटर। बढ़ते हैं हमारे की ओर। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन है इसमें? एथेनॉल का क्रियाशील मूलक आपका हो जाएगा OH। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको ध्यान में रखना है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा NaCl। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से इसमें से कौन बायोगैस है? तो आपको ध्यान में रखना है कि मीथेन जो होता है वो बायोगैस होता है, और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH4 होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन का ही सूत्र होता है CH4। तो आपको ध्यान में रखना है, कहीं CH4 की जगह मीथेन लिख दे तो आपको ध्यान में रखना है कि बायोगैस होता है मीथेन यानी CH4 इसका सूत्र होता है, मीथेन का सूत्र होता है CH4। पोटेशियम की परमाणु संख्या, फिर आगे मतलब परमाणु संख्या से फिर क्वेश्चन आ गया है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि परमाणु संख्या कम से कम 20 तक आपको याद करके रखना है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? मैंने पहले बताया है 1 से 20 तक ला, तो आपको सभी को पता हो गया कि पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है, क्योंकि आप नोट कर लिए होंगे तो आपको पता होगा कि पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दुर्लभ अम्ल है? निम्न ये 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें से पूछ रहा है कि कौन दुर्लभ अम्ल है। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा CH3COOH। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, दुर्लभ अम्ल है। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है यानी कि कौन सा धातु है कार्बन, वही पूछा गया है। तो कार्बन आपका अधातु है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन एक अधातु है, आपको ध्यान में रखना है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जाइगोट बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जाइगोट। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? तो जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। किसी जीव की जीनी संरचना को जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। जीनी यानी किसी जीव की जीनी संरचना को जीन प्रारूप या जीनोटाइप, ऑप्शन बी। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होता है? मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होता है? तो सर्प होता है, इसमें दिया हुआ है सर्प। तो ऑप्शन इसमें डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय उपभोक्ता सर्प होता है यानी सांप होता है। आपका अगला प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? रक्त में आयरन यानी लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त में आयरन यानी लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, एनीमिया। लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है, आपको ध्यान में रखना है ये सभी बात को। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी होती है। तो मृतजीवी पोषण होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है? वही पूछा गया कि ऑक्सीजन है
तो हार्मोन है, ऑक्सीजन एक हार्मोन है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे हमने आपके साथ साझा किया है। इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर दिया है, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी, संस्कृत सभी का मैं वीडियो अपलोड करता हूं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वो भी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट होता है। और ऑब्जेक्टिव आप सभी को पता होगा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर 100 नंबर का एग्जाम होगा तो 50 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, अगर 80 नंबर का होगा तो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है परीक्षा में, मतलब बहुत अंक लाने के लिए। कम से कम अगर 400 प्लस अंक आपको लाना है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करने से हमें अच्छा, मतलब कि अच्छा महसूस होता है कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।